हम आप सब एक लोकतंत्र का हिस्सा हैं और लोकतंत्र को जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता विपक्ष की भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। मैं हूं रेखा पचौरी। आज का हमारा वीडियो शीर्षक है एकाधिकार। एकाधिकार का अर्थ होता है किसी एक इकाई का स्वामित्व। वो एक इकाई व्यक्ति भी हो सकता है और संस्था भी। हर राजनीतिक दल हर चुनाव में एकाधिकार की इच्छा रखता ही है, लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि एकाधिकार इमरजेंसी जैसा काल भी लाता है और खून पसीने की मेहनत से बनाए घरों पर बिना अपराध साबित हुए बुलडोजर चला देने वाला कृत्य भी। मुश्किल में है केवल आम आदमी। सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों को राहत देकर बुलडोजर कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, पक्ष भी बनता है और विपक्ष भी। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को साधते हैं, लोकतंत्र को भी। 2014 और 2019 के चुनावों ने हमें सरकार तो दी, लेकिन विपक्ष नहीं। और कारण लोकसभा चुनावों में उनके पास 10% सीटों का ना होना। 14वीं और 15वीं लोकसभा के महासचिव रह चुके सम्माननीय पीडीटी आचार्य ने मेरा इस बारे में और अधिक ज्ञानवर्धन किया। उन्होंने समझाया कि विपक्ष के नेता को 1977 में पारित अधिनियम ने मान्यता दी। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देशों में 121वें निर्देश के सी भाग से ये विदित और स्पष्ट है कि एक राजनीतिक पार्टी कहलाने के लिए संख्यानुसार 10% सीटों का होना आवश्यक है। उनके मार्गदर्शन के बाद 121वें निर्देश को ठीक से पढ़ने पर मुझे समझ आया कि यहाँ 10% सीटों का होना किसी दल को राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता मिलने से है, केवल विपक्ष से नहीं। फिर भी यदि संसद में विपक्ष की संज्ञा ना मिले तो भी ये किसी भी राजनीतिक दल को आम लोगों से मिलने से नहीं रोकता है, एकाधिकार को कम करने के प्रयास करने से नहीं रोकता है। 2022 में हुई भारत जोड़ो यात्रा हमने देखी। अपने को मुख्य धारा कहने वाली मीडिया ने हम सबको इसके बारे में बेहद संकुचित रूप से बताया। इसमें कई विचारधाराओं जैसे बाबा साहेब श्री भीमराव अंबेडकर जी, श्री जयप्रकाश नारायण, श्री राम मनोहर लोहिया सरीखे राजनेताओं की विचारधाराओं से प्रभावित लोग शामिल भी हुए। लोकतांत्रिक देश है, हमें विचारधाराएं चुनने का पूरा अधिकार है। लेकिन भाजपा के नेता व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों को चरम वामपंथी बताकर इसे एनार्की की संज्ञा दी। एनार्की शब्द हमने ग्रीक भाषा से लिया है और इसका अर्थ होता है किसी भी शासक का ना होना। शासन से जुड़े शब्द को उन्होंने एक राजनीतिक दल की भारत भर में की गई यात्रा से कैसे जोड़ा, ये वे ही बेहतर बता पाएंगे शायद। लेकिन हाँ, यात्रा के प्रभाव से सरकार का एकाधिकार जरूर कम हुआ। 2024 के चुनाव में विपक्ष का उभर कर आना और सम्मिलित सरकार बनना इस बात का परिचायक है कि एकाधिकार के नुकसान हम आम लोगों को दिखने लगे थे। यहाँ तक कि श्री मोहन भागवत जी ने भी विपक्ष को शत्रु न मानकर काम करने की सलाह दी थी। ये बात अलग है कि एकाधिकार प्राप्त सत्ता सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होती। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख बताता है कि 17वीं लोकसभा में केवल 16% विधेयक ही संसद की स्थायी समिति के पास पहुंचे, जबकि यूपीए के पहले कार्यकाल में यह आंकड़ा 60% और दूसरे कार्यकाल में 71% था और करीब 1/3 विधेयक 1 घंटे से कम में पारित हो गए। 2 मुख्य स्वास्थ्य विधेयक तो बिना किसी बहस के ही पारित हो गए। यानी जब एकाधिकार हो तो किसी भी बहस या तर्क का स्थान नहीं रह पाता। यदि सरकार का मंतव्य जनता की भलाई है तो उसे पारित करने में संसद में उपस्थित अन्य पक्षों का सहयोग लेने में संकोच कैसा? संख्या कम हुई तो क्या, जनप्रतिनिधि तो वो भी है। मैंने पढ़ा था कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए जहां आप प्रतिद्वंदिता अवश्य करें, लेकिन दुश्मनी नहीं। हमारे देश में, इस लोकतांत्रिक देश में, धर्म की राजनीति ने इतनी गहरी पकड़ बना ली है कि जो विपक्ष प्रतिद्वंदी होना चाहिए था उसे दुश्मन समान संज्ञा दे दी गई। करदाताओं यानी कि हम टैक्स पेयर्स के द्वारा पोषित सरकारी एजेंसियों का बहुमूल्य समय भी
विपक्ष को कमजोर करने में ही व्यतीत हुआ। श्री शरद पवार जी ने मीडिया में कहा भी कि जब उनकी बेटी सरकार की आलोचना करती है तो उनके पति को इनकम टैक्स का नोटिस मिल जाता है। मेरे भाई की बेटियों के यहां भी सरकारी एजेंसियों ने छापे डाले। हरिशंकर परसाई जी का एक उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। अपने काल्पनिक पात्रों के जरिए वे लिखते हैं कि प्रजातंत्र में गुप्तचर विभाग राजनीतिक विरोधियों के पीछे पड़े रहने का ही काम करता है। अपराधियों का पता लगाना तो एक बहाना है। उनके लिखे हुए ये शब्द आज के समय पर भी कितने सटीक बैठते हैं। विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के सत्ता और व्यावसायिक संगठनों के संबंध में लिखे गए लेख को भी इस संदर्भ में समझा जा सकता है। सत्ता पर एकाधिकार मिलने से कभी कभी संगठन ही सत्ता चलाने लगते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि कमजोर विपक्ष कई त्रासदियों और उनके अमिट घावों का जन्मदाता है। कमजोर विपक्ष से एकाधिकार को बढ़ावा मिलता है और एकाधिकार कब तानाशाही में बदलता है, ये जब तक हमें पता चलता है हम एक लोकतांत्रिक देश के रूप में अपनी आभा खो चुके होते हैं। स्वर्गीय मंगलेश डबराल जी अपनी एक रचना में लिखते हैं कि इतिहास में कई बार तानाशाहों का अंत हो चुका है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे पहली बार हुए हैं। हम इतिहास पढ़ते जरूर हैं, लेकिन इतिहास से शायद सीखते नहीं। हमारा आज इतिहास की नींव पर ही खड़ा है। चिल्ला चिल्ला कर अपने को मुख्य धारा मानने वाली मीडिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में हाल ही में चयनित डोनाल्ड ट्रंप को भगवा रंग में रंगने में लगी है, उन्हें जलेबी खिलाने में लगी है, वहीं आम लोगों की समस्याएं जैसे शिक्षा, रोजगार, महंगाई, किसी भारत जोड़ो यात्रा जैसी आम लोगों तक पहुंचने वाले कार्यक्रमों की उम्मीद में बैठी है। उम्मीद है कि प्रजातंत्र का सिरा प्रजा के ही हाथ में रहे। यदि शासकों के हाथ में गया तो कठपुतली से अधिक हम आम लोग कुछ नहीं बन पाएंगे। फिर मिलेंगे द वायर में अगला वीडियो लेकर। नमस्कार।